नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम ऑप्टिक्स के लास्ट टॉपिक टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। दूरदर्शी, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, टेली टेली मतलब दूर की चीजें, या हिंदी में इसको कहते हैं दूरदर्शी। दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। द डिवाइस विच इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेलीस्कोप। अब ये टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं। एक तो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे जो काम करता है उसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं, और जो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है उसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। अगर इसे कहूं तो अपवर्तक दूरदर्शी, और इसे क्या कहेंगे? परावर्तक दूरदर्शी। सीधी सी बात है, जो अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा उस दूरदर्शी को क्या कहेंगे? अपवर्तक दूरदर्शी। और जो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा उसे क्या बोलेंगे? परावर्तक दूरदर्शी। द telescope which works on the principle of reflection is known as reflecting telescope, and which works on refraction is known as refracting telescope. रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कौन सा परावर्तक है, कौन सा अपवर्तक है? तो रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। जिस टेलीस्कोप में मिरर लगा होता है वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्टिंग। और रिफ्रैक्शन कहां से होता है? रिफ्रैक्शन होता है लेंस से। तो जिस टेलीस्कोप में लेंस लगे हो वो कौन सा होगा? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब ये फिर दो टाइप का है। कौन कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। हिंदी में लिखूं तो खगोलीय दूरदर्शी या खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। और एक टाइप है टेरेस्ट्रियल। हिंदी में लिखूं तो पार्थिव या स्थलीय दूरदर्शी। अपवर्तक फिर दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी। खगोलीय मतलब क्या है? आकाश से संबंधित जिन पिंडों को देखना चाहते हैं, तो हम जिस डिवाइस का काम में जिसको काम में लेंगे वो कौन सा होगा? एस्ट्रोनॉमिकल। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी celestial body is known as astronomical telescope, and the device which is used to see objects distant object on the surface of earth is known as terrestrial telescope. और यहाँ पर ये दो टाइप का है, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन। न्यूटोनियन, न्यूटन ने जिसकी खोज की थी वो न्यूटोनियन है, और इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके, सुधार करके कैसेग्रेन ने एक नए टाइप का टेलीस्कोप बना दिया, उसे बोलते हैं हम कैसेग्रेन टेलीस्कोप। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पर है। तो एनसीईआरटी में ये नहीं है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। फर्स्ट और लास्ट है, इनके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। एक ये भी बात करेंगे सर, जो चांद तारे दिखा सकता है, मतलब जैसे एस्ट्रोनॉमिकल चांद तारे जो दिखा दे, वो टेलीस्कोप कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल। और टेरेस्ट्रियल, धरती पर किसी दूर पड़े ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो कौन सा काम में लेंगे? टेरेस्ट्रियल। तो आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर, जो चांद तारों को दिखा सकता है, इतनी दूर तक दिखा सकता है, तो वो अर्थ पर भी तो ऑब्जेक्ट को दिखा ही सकता है, तो नया टेलीस्कोप बनाने की क्या जरूरत पड़ी? जानने के लिए बने रहे, अभी सब क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं बात किसकी? एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की। बोर्ड के रिस्पेक्ट से ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए जी,
खगोलीय, अपवर्ती, दूरदर्शी। एक तो बात कंफर्म है, दूर की वस्तुओं को देखने के जो काम आएगा वही तो क्या है, खगोलीय, दूरदर्शी। और अपवर्ती का मतलब क्या है, अपवर्तन के सिद्धांत पे काम कर रहा है, मतलब इसमें क्या लगे होंगे, लेंस लगे होंगे। तो डायग्राम देखिए इसका, रे डायग्राम क्या होगा, ये मान लिया एक लेंस है, ठीक है जी। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से जो रेज आती है, किरणें आती है, वो क्या आती है, पैरेलल आती है, एक दूसरे के समांतर आती है। मान लिया बहुत दूर एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उससे आने वाली रेज हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट होता है, इसको अपने डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर वेव में पढ़ेंगे। तो एक रे आ गई ऐसे, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो रे क्या चली जाती है बेटा, एकदम स्ट्रेट सीधी चली जाती है। हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज की रिक्वायरमेंट है, एक तो ये रे, एक रे ये आ गई। तो ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये इसको एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बनेगी बेटा, इमेज बन जाएगी। ये बन गई इमेज। अब देखो, ठीक है, ये बन गई इमेज। और ये इमेज कहां बनेगी, फोकस प्लेन में या फोकल प्लेन पे बनेगी। ठीक है ना, ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया हुआ है, जब रेज पैरेलल आती है, जैसे ये रही, जब रेज पैरेलल हो, एक दूसरे के भी हो और प्रिंसिपल एक्सिस के भी हो, तो इमेज हमेशा कहां बनती है बेटा, फोकस पे बनती है। और जब रेज एक दूसरे के तो पैरेलल हो बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, तो जो इमेज बनती है वो फोकल प्लेन पे बनती है। और फोकल प्लेन क्या होता है, फोकस से जो प्लेन पास होगा वो प्लेन क्या होगा, फोकल प्लेन। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर पैरेलल रेज लेनी थी, मान लिया दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो रेज पैरेलल आएगी, तो ये भी तो पैरेलल है, आपने यही कहे ये वाली रेज क्यों ली जो एक दूसरे के पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये भी तो ले सकते थे। हाँ ले सकते थे, बट जैसे ही हमने ये रेज ली तो इमेज का साइज देखो एकदम छोटा बना, पॉइंट साइज बना। और यहां रेज देखो, इमेज क्या बन रहा है, साइज क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो इमेज का साइज बड़ा बने इसलिए हमने कौन सी रेज ली है, जो एक दूसरे के तो पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो ये इमेज पॉइंट साइज की बनेगी। अब इसको कहां से आप मैग्नीफाई करोगे, बड़ा कैसे करोगे। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए तो समझ गए होंगे कि ये पैरेलल रेज क्यों ली, ये वाली क्यों नहीं ली। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारी इमेज बन गई। अब हमें इसको और मैग्नीफाई करना है, तो मैग्नीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेंस और काम में लेंगे, ये एक लेंस और काम में लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, हमें क्या बनानी है, इमेज। तो इसको हम आगे पीछे एडजस्ट करेंगे और इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर, इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लिया ओ, इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लिया ओ डैश, ओ डैश और इसके फोकस के बीच आ जाए। तो ये किस तरह काम करेगी, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। तो अब हमें इसकी इमेज बनानी है। ये जो लेंस है ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये किसकी तरफ होता है,
आंख की तरफ होता है, इसका नाम क्या होता है? आई पीस। हिंदी में कहूं तो अभिदर्शक और इसका नाम है नेत्रिका। अब जो अभिदर्शक का प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है वो आईपीस के लिए कैसा काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो अब ये इसकी इमेज कैसे बनाएगा? तो इमेज बनाने के लिए हमें कितनी रेज चाहिए? 2। जो रे कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, वो स्ट्रेट ऐसे पास होगा। एक रे और चाहिए, एक रे चली गई ऐसे, ये कहां से पास होगी? ये पास होगी जी फोकस से। अब ये दोनों रेज कैसी है? डाइवर्जिंग रेज है। तो डाइवर्जिंग रेज है तो इधर तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और जहां जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी इमेज नहीं बनेगी। तो इनको इंटरसेक्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं? पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये लीजिए, ये बढ़ गई पीछे की तरफ, और ये लीजिए ये बढ़ गई पीछे की तरफ। जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बन जाएगी जी? फाइनल इमेज बन जाएगी। ये यहां इंटरसेक्ट की है, ये बन गई फाइनल इमेज। ये रही हमारी फाइनल इमेज बन गई। नाम देना चाहो तो इसका नाम दे लो ए बी, इसका नाम दे लो, या इसका ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, और ऑब्जेक्ट जहां पड़ा है उसका नाम हमने क्या दे दिया? ए बी दे दिया। ये इसका रे डायग्राम आप इस तरफ से देख रहे हैं, ठीक है? ये आपकी आईज है। अब देखिए, रे डायग्राम आपके क्लियर हो गया। अब यहां से 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका अपर्चर बड़ा है और इसका अपर्चर क्या होता है? छोटा। ऐसा क्यों? इसका अपर्चर बड़ा होने का कारण है कि ये ज्यादा से ज्यादा रेज को कलेक्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा रेज को इकट्ठी कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा रेज इकट्ठी करेगा तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? उससे हमारी इमेज एकदम ब्राइट बनेगी। तो पूछे कि ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर या फोकस दूरी बड़ी होती है क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर पाए, जिसके कारण बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? ज्यादा स्पष्ट और चमकीला बनेगा। अब देखिए, अब हमें निकालना है इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? विजुअल एंगल मेड बाय इमेज। और अल्फा क्या है? विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमने क्या लिखा था, या माइक्रोस्कोप में क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी। यहां हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमसे पहले बहुत ज्यादा दूरी पर है, हम उसको डी तक ला ही नहीं सकते। अब आपको चांद को रखना है, तो आप चांद को देखना चाहते हो तो आप चांद को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कैसे लाओगे? क्या ला सकते हो? क्या नहीं ला सकते। तो हम ये बात नहीं लिखते कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी। ऑब्जेक्ट तो कहां रहेगा? जो दूर है वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है ना? तो ये कोणीय आवर्धन का सूत्र है, प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटा बिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। अब देखो,
बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, टेन बीटा। अल्फा को क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा। जब कोण छोटे हो तो टेन बीटा किसके बराबर, बीटा, और अल्फा किसके बराबर, टेन अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट से तो ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा। ये अल्फा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। अब ये देखिए, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस साथ में तो है वीओ, और यही डिस्टेंस क्या है, एफ ओ, क्योंकि फोकस पे बना है ना ये ऑब्जेक्टिव के। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगी यू ई। तो टेन बीटा देखिए, बीटा होता है प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण, तो ये रहा प्रतिबिंब, ये कोण बन रहा है, ये क्या होगा, बीटा। तो टेन बीटा देखो, तो टेन बीटा यहां से दो प्राप्त हो सकते हैं, क्या, एक तो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ठीक है। और एक क्या प्राप्त हो सकता है, ये हो गया डिस्टेंस वीई, टेन बीटा इक्वल टू, इसका नाम क्या दे रखा है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वीई। दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या है, सही है टेन बीटा के। जूम करके बता देता हूं मैं, ये देखिए जी, तो बीटा तो ये है, तो बीटा को हम दो ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए डैश बी डैश ओ डैश से, और एक ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश से। तो यहां से टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, यूई। और इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये बेस क्या हो जाएगा, वीई। अब हमें यूज कौन सा करना है दोनों फॉर्मूलों में से, तो दोनों फॉर्मूलों में से यूज कौन सा करेंगे बताइए। हमारे वीई के अंदर फॉर्मूला ज्यादा फेमिलियर नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारा फॉर्मूला किसके फॉर्म में हो, यूई के फॉर्म में हो, ठीक है ना। यूई से ही वीई एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यूई के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, यूज करना इजी है, इसलिए हम फॉर्मूला किसके फॉर्म में यूज करेंगे, यूई। तो हम ये वाला रिलेशन ना काम में लेके ये काम में लेंगे, सीधी सी बात है। ये काम में लेंगे तो वीई के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला मिलेगा, ये काम में लेंगे तो यूई के फॉर्म में। और यूई का फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि यू, अदरवाइज हम वीई पता होगा तो फिर यूई निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो टेन बीटा क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन यूई, ठीक है जी। और टेन अल्फा क्या आ जाएगा, ये आ गया ए डैश बी डैश अपॉन, चाहे वीओ लिख दो चाहे क्या लिख दो, एफ ओ, तो हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, एफ ओ, ठीक है। क्योंकि लेंस मिलते ही हमें उसकी फोकस दूरी पता होती है, ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये इतने फोकल लेंथ का लेंस है। अब साइन कन्वेंशन देखो, ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है, तो ये भी माइनस माइनस, यू ई इस लेंस का इस तरफ है तो माइनस, और एफ ओ इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे एक तो बचेगा माइनस, ए डैश ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया जी, एफ ओ अपॉन यू ई, ये क्या आ गया, संयुक्त सॉरी दूरदर्शी के लिए हमारा आवर्धन का सूत्र। माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है प्रतिबिंब उल्टा होना चाहिए। ये देखिए प्रतिबिंब उल्टा है, तो अंतिम प्रतिबिंब कैसे बनता है, फाइनल इमेज की क्या निशानी है, फाइनल इमेज कैसी है बेटा, इन्वर्टेड, उल्टी है। प्लस फाइनल इमेज की और क्या खास बात है, मैग्नीफाइड है, बड़ी हुई है ना, मैग्नीफाइड है। और क्या है, रियल है या वर्चुअल, वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल है। क्यों, डॉटेड लाइन से बन रही है, तो ये कैसी होगी जी, वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रेज इस तरफ है,
अगर इमेज इस तरफ होती तो रियल होती, जैसे यहां पर देखो रिफ्रैक्टेड रेज किस तरफ है, रिफ्रैक्टेड रेज इस तरफ है और इमेज भी किस तरफ बन रही है, इस तरफ बन रही है। तो ये इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है। और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है और कैसी है, इन्वर्टेड है। दोबारा देख लेना, ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक है, उल्टा है, और ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है और उल्टा है। कोई डाउट, ये हमारे फाइनल। अब इसके दो स्पेशल केस है जो हमने सूक्ष्मदर्शी के अंदर किए, वही दोनों के केस। कब, एक तो प्रतिबिंब कहां बने, डी पर बने, और एक बार प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। ठीक है, तो एक केस मैं आपको बता देता हूं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। अब देखिए, when image is at D, और जब इमेज डी पर बनेगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मैक्सिमम। और एक केस कैसा होता है, व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, तो ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और ये कौन सा है, मिनिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब प्रतिबिंब कहां बने, डी पर, मतलब सॉरी, प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर। और प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब बिंब कहां पर हो, बिंब हो फोकस पे, बिंब कहां हो, फोकस पे। तो अंतिम प्रतिबिंब ये अनंत पर बने, अनंत पर बनने के लिए ये वाला बिंब कहां पड़ा होना चाहिए, ये बिंब पड़ा होना चाहिए इस लेंस के फोकस पे। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, f, या कह दे u e होगा किसके इक्वल, एफ ई। तो यहां पुट करते हैं m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला आ गया। ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप में भी करवाया है, कंपाउंड में भी करवाया है, कि आपको यहां से यूई की वैल्यू निकालनी है और क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो यूई की वैल्यू यहां पुट कर देना, लेंस फॉर्मूला से ही सिंपल आएगा। अब एक आएगी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, एल। दोनों लेंस के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या है, एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई। और यू ई किसके, इस नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस के अंदर यू ई बराबर किसके होता है, एफ ई। इफ यू इज इक्वल टू क्या, एफ ई, तो हम क्या फॉर्मूला लिख देंगे, एफ ओ प्लस एफ ई। ये किसके लिए आ गया फॉर्मूला, ये हमारी आ गई लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला आ गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर राजस्थान बोर्ड के अंदर पिछले 2 सालों से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल। एफ ओ देता है, एफ ई देता है, क्या पूछेगा, एम पूछेगा, और क्या पूछता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछता है। तो वो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस अभी करवा देता हूं आपको, एक दो बड़े इजी से क्वेश्चन है। सर एक मिनट, ये फोन देना। हाँ, न्यूमेरिकल, जैसे एक न्यूमेरिकल है हमारे एनसीईआरटी का,
9.13 है। A small telescope has an objective length of focal length 144 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? 144 सेंटीमीटर। और आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो कहता है व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पूछिए तो m क्या होता है? माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ की वैल्यू कितनी हो? 144 और ये कितना है? 6 माइनस डिवाइड लगाओ, मेरे ख्याल ये 24 पे जाएगा तो मैग्निफिकेशन पावर कितनी आ गई? -24। यूनिट कुछ होती नहीं है। और क्या पूछा है? कहता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताइए। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा? एफ ओ प्लस एफ ई। दूरदर्शी की लंबाई बताइए। एफ ओ एफ ई। एफ ओ कितना है? 144 प्लस 6 तो ये कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर। तो बड़ा आसान है। और क्या दे सकता है? m दे देगा, l दे देगा, क्या पूछ लेगा? एफ ओ एफ ई पूछ लेगा। क्वेश्चन तो बनेंगे दो ही तरीके से, या एफ ओ एफ ई दे देगा, क्या पूछेगा? m और l, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है, या m दे देगा l दे देगा, क्या पूछ लेगा? एफ ओ पूछेगा, एफ ई पूछ लेगा। देखते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर, है ये देखो। मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 100। आवर्धन कितना दे दिया? 100 दे दिया। मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 100। हिंदी में बोलूं तो खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन 100 है और टेलीस्कोप की लंबाई है वो कितनी दे रखी है? 101 सेंटीमीटर। तो कहता है एफ ओ एंड एफ ई की वैल्यू को क्या करो? फाइंड करो। तो दो ही तरीके से तो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो फॉर्मूला क्या होता है? एम एफ ओ अपॉन एफ ई, और एक लेंथ का क्या होता है? एफ ओ प्लस एफ ई। तो पिछले क्वेश्चन में हमें एफ ओ एफ ई दिया था, क्या पूछ लिया? एम और एल। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया? एम दे दिया, एल दे दिया, क्या पूछ लिया? एफ ओ और एफ ई। तो सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप का हमें पता है क्या होता है? माइनस में। लेंथ दे रखी है कितनी? 101 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो मैग्निफिकेशन, पहला फॉर्मूला काम में लेते हैं। दोनों फॉर्मूलों से दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन से दो अननोन वैल्यू हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो -100 इक्वल टू माइनस एफ ओ एफ ई। ये कहां से आ गया? माइनस एफ ओ एफ ई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। ये गया तो एफ ओ इक्वल टू क्या आ गया? 100 एफ ई। और देखो इस फॉर्मूले से देखो, एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। एल की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 101। एफ ओ एफ ई। दो इक्वेशन है, दो अननोन वैल्यू है, क्या हम सोल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो एफ ओ कितना है? 100 एफ ई। तो 101 एफ ओ की वैल्यू क्या आ गई? 100 एफ ई प्लस एफ ई। कितना हो गया ये? 101 इक्वल टू 101 एफ ई। तो यहां से एफ ई कितना आ गया? एफ ई आ गया 101 बटा 101 1। एफ ई की वैल्यू 1 है तो लेंथ कितनी है? एफ ई आ गया 101 पड़ा है। एफ ओ कैलकुलेट कर सकते हैं तो एफ ओ क्या आ जाएगा? 101 माइनस एफ ई। तो क्या आ गया जी? 101 माइनस 1 100। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी आ गई? 100। और आई पीस की फोकल लेंथ कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारी
प्रॉब्लम सोल्व हो गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो यहां पर ये देखो एफ ओ की वैल्यू कितनी है 100 और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो इसके कंपेयर में फोकल लेंथ क्या है बहुत ज्यादा। तो फोकल लेंथ ज्यादा क्यों है ताकि ज्यादा से ज्यादा किरणों को ये क्या कर सके कलेक्ट कर सके और जितनी ज्यादा रेज को कलेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा इमेज हमारी क्या बनेगी जी क्लियर बनेगी एकदम शानदार बनेगी। और एफ ई अगर कोई कह दे एफ ई की वैल्यू इतनी छोटी क्यों है क्योंकि आंख हमारी छोटी है। अगर लेंस इतना बड़ा हो आंख छोटी है तो रेज कहाँ वो भी रेज आंख में नहीं जाएगी समझ रहे हो ना। तो सारी रेज को आंख में पहुंचाने के लिए हमने एफ ई को क्या कर रखा है छोटा कर रखा है। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों चीजें समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बचे हुए 3 टेलीस्कोप है उन तीनों को कवर कर लेंगे। सिलेबस में सिर्फ एक कैसेग्रेन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जय हिंद जय भारत।